तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल TKM एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, रोज़ हम SSC दिल्ली पुलिस के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य में से किससे संबंधित थी? सत्रिया, कथली, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी। तो साथियों, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा की बात करें तो ये थी ओडिसी नृत्य से संबंधित थी। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? ओडिसी से। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके अलावा ओडिसी नृत्य के अन्य कलाकारों की बात करें तो इसमें आते हैं एक केलूचरण महापात्र। कौन आते हैं? केलूचरण महापात्र। केलूचरण महापात्र ये जो है लक्ष्मी प्रिया महापात्रा के ही पति हैं। कौन है? लक्ष्मी प्रिया महापात्रा के पति का नाम क्या था? केलूचरण महापात्रा। और जब ओडिसी नृत्य जो है विलुप्त होने की कगार पर था, तब जो है इन्होंने वापस से जीवित किया था ओडिसी नृत्य को। केलूचरण महापात्रा के अलावा पंकज चरण एक आते हैं, पंकज चरण। ये भी जो है ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 13 ताली नृत्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? आंध्र प्रदेश से, केरल, झारखंड या फिर राजस्थान। साथियों, 13 ताली नृत्यों की बात करें तो 13 ताली नृत्य जो है संबंधित हैं राजस्थान से। किससे संबंधित हैं? राजस्थान से। हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 ताली नृत्य की बात करें तो राजस्थान के अंदर 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले पर, रामदेव जी के मेले पर किया जाता है, अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर। ओके, और इसकी राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध नृत्यांगना भी है जिसका नाम है मांगी बाई। मांगी बाई। ओके, अगर साथियों इनके अलावा एक ये 13 ताली नृत्य एक मध्य प्रदेश का भी प्रसिद्ध है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का भी प्रसिद्ध है। तो 13 ताली नृत्य इन दो राज्यों का प्रसिद्ध है। इनमें से कोई सा भी राज्य दे सकता है 13 ताली नृत्य के अंदर। ओके, इनके अलावा राजस्थान की और अन्य नृत्यों की बात करें तो इनमें आता है घूमर। कौन सा? घूमर, गेर। गेर के अलावा चरी नृत्य। चरी नृत्य जो है गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा अपने सर पर जो है चरी रख कर किया जाता है। ओके, इसके अलावा कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य भी कहाँ का है? राजस्थान का है। ओके, तो हमारा 13 ताली नृत्य कहाँ का हो गया? राजस्थान का। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एकमरा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, झारखंड में या फिर बिहार में। साथियों, एकमरा नृत्य की बात करें, एकमरा उत्सव की बात करें तो यह मनाया जाता है ओडिशा के अंदर। कहाँ पर मनाया जाता है? ओडिशा के अंदर मनाया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3000 स्टिचेज ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइव्स पुस्तक की लेखिका हैं? अरुंधति रॉय, शशि देशपांडे, सुधा मूर्ति, अनीता नायर। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। कौन सा हो जाएगा? सुधा मूर्ति। सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 3000 स्टेचेज ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइव्स पुस्तक की लेखिका कौन है? सुधा मूर्ति। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, भारत में साक्षरता दर किस आयु वर्ग के आधार पर गणना करके निर्धारित की जाती है? तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष से अधिक। कितनी आयु वर्ग के आधार मानकर गणना की जाती है साक्षरता दर के अंदर? 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आधार मानकर जो है साक्षरता दर की गणना की जाती है। तो हमारा जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर साथियों आपसे सर्वाधिक साक्षर जो है राज्य पूछ ले, यानी सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछा जाए, तो वो हो जाएगा केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। इसके अलावा न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। कौन सा हो जाएगा? बिहार। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? सारंगी, वीणा, तबला या फिर मृदंग? तो साथियों चंद्रगुप्त शासक समुद्रगुप्त को जो है अपने सिक्कों पर जो है वीणा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। कौन सा वाद्य यंत्र? वीणा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? वीणा वाद्य यंत्र बजाते हुए, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर साथियों गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो गुप्त वंश का संस्थापक है श्री गुप्त। कौन सा है? कौन है? श्री गुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और अगर वास्तविक संस्थापक पूछ ले, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछ ले, तो वास्तविक संस्थापक है इसके चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम इसके वास्तविक संस्थापक है। ओके, और जो है समुद्रगुप्त को जो है वीणा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है उनके सिक्कों पर। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, नागभट्ट, दंतीदुर्ग या फिर विजयालय? तो साथियों दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का संस्थापक वो थे दंतीदुर्ग। कौन थे? दंतीदुर्ग। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाँ, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। अगर गोपाल की बात करें साथियों, गोपाल थे पाल वंश के संस्थापक। कौन थे? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। और नागभट्ट की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार शासक, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट थे। और विजयालय की बात करें तो चोल वंश के संस्थापक थे ये। किस वंश के संस्थापक थे? चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। ओके, और राष्ट्रकूट वंश के कौन हो जाएंगे? दंतीदुर्ग। हमारा सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? साथियों 1290 से लेकर 1310 या फिर 1296 से 1316, 1295 से 1315 या फिर 1289 से लेकर 1299 तक। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा था 1296 से लेकर कितने? 1296 से लेकर 1316 तक। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अलाउद्दीन को कौन थे? दिल्ली यानी खिलजी वंश के एक शासक थे। ओके, यानी इन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। ओके, साथियों दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत पर जो है 5 वंशों ने शासन किया था। कितने वंश थे? 5 वंशों ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। उनमें प्रमुख है गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश, और सैयद वंश के अंत में आता है लोधी वंश। कौन आता है? लोधी वंश।
ओके। अगर इनमें सर्वाधिक शासन की बात करें तो सर्वाधिक शासन किया था तुगलक वंश ने। किसने किया था? तुगलक वंश ने सर्वाधिक शासन किया था इस इनके अंदर। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम खिलजी वंश ने, खिलजी वंश ने न्यूनतम शासन किया था। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने कहाँ से नमक कार्य आंदोलन शुरू किया था? शांति निकेतन से, सेवाग्राम से, साबरमती से या फिर चंपारण से? साथियों, गांधी जी ने जो नमक आंदोलन शुरू किया था वो किया था साबरमती से। साबरमती आश्रम अहमदाबाद। कहाँ से? अहमदाबाद से। साबरमती अहमदाबाद से जो है अपना नमक आंदोलन शुरू किया था। और कहाँ तक? दांडी तक। दांडी तक चले थे ये। दांडी कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। यहाँ से चलकर ये यहाँ दांडी पहुँचे थे, अहमदाबाद से चलकर दांडी पहुँचे थे। ओके। और अगर बात करें दांडी आंदोलन जो है कब शुरू किया था इन्होंने? इन्होंने दांडी यात्रा जो है 12 मार्च को शुरू की थी। कब की थी? 12 मार्च 1930 को शुरू की थी दांडी यात्रा। और 6 अप्रैल तक, कब तक? 6 अप्रैल तक दांडी यात्रा की थी, लगभग 24 दिनों तक। ओके, 24 दिनों तक चली थी। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, या फिर गांधी आंदोलन का असहयोग? तो साथियों, साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था। कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को। 1927 को जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और इसके अंदर इसका गठन क्यों किया गया था? क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के सुधारों की जांच के लिए इसका गठन किया गया था, यानी आया था ये, मतलब जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 हुआ था उसकी जांच के लिए आया था साइमन कमीशन आयोग। ओके, और इसका गठन जो है 8 नवंबर 1927 किया गया था, को किया गया था साइमन कमीशन का। ओके, लेकिन यह जब आया तो इसका बहिष्कार किया गया, क्योंकि इसके अंदर जो है साइमन कमीशन के अंदर सभी सदस्य जो है अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। तो हमारा बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ओके, और इसके अंदर जो है 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ओके, और अगर इसकी बात करें तो कि यह भारत कब आया, तो यह भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया था। 1928 को भारत आया था। और कहाँ पर आया था? बम्बई के अंदर, बम्बई में आया था साइमन कमीशन आयोग। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत के कितने राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल हैं? द्विसदनीय विधानमंडल की बात करें तो यानी ऐसे कितने राज्य हैं जिसके अंदर विधानसभा और विधानमंडल दोनों हैं? तो साथियों, ऐसे 6 राज्य हैं जिनके अंदर विधानसभा और विधानमंडल दोनों हैं। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर उन 6 राज्यों की बात करें तो उन 6 राज्यों के अंदर आते हैं, एक तो यूपी, यूपी के बाद में बिहार, बिहार के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में आता है कर्नाटक। इन 6 राज्यों के अंदर साथियों द्विसदनीय विधानमंडल है। ओके, तो हमारा जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियों में 3 सूचियां शामिल हैं? संघ, राज्य और समवर्ती सूची।
साथियों सूचियों की बात करें तो संघ, राज्य और समवर्ती सूची, तो इनको शामिल किया गया है 7वीं अनुसूची के अंदर। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ओके। अगर साथियों संघ, राज्य और समवर्ती सूची, इनके विषयों की बात करें, संघ, राज्य और एक आती है समवर्ती सूची, एक मिनट, संघ सूची, राज्य सूची और एक आती है समवर्ती सूची। अगर संघ सूची के विषयों की बात करें तो इसके अंदर कितने विषय हैं? 100 विषय हैं संघ सूची के अंदर। और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का। ओके। राज्य सूची के अंदर जो है 61 विषय हैं। कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य सरकार का। इसके अलावा समवर्ती सूची में जो है 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। और इस पर कानून कौन बनाता है? केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है इसके ऊपर। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा को छोड़कर, यानी खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती हैं। यानी कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं? हमारे पास प्रश्न है। ओके, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, हरियाणा से या फिर मिजोरम से। तो साथियों कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। और निम्नलिखित में से हरियाणा से होकर नहीं गुजरती हैं। मध्य प्रदेश से भी गुजरती हैं, गुजरात से भी और मिजोरम से भी। ओके, तो हमारा जो है सी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हरियाणा से होकर नहीं गुजरती हैं। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? नहीं है। घाघरा, भीमा, रामगंगा या फिर यमुना। साथियों भीमा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी नहीं है? भीमा। बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा घाघरा, रामगंगा और यमुना, ये तीनों जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। और गंगा की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ओके, आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार स्थित हैं? ओडिशा में, महाराष्ट्र में, केरल में या फिर गुजरात में। तो साथियों हमारा राइट आंसर जो है ए ऑप्शन, ओडिशा के अंदर जो है मैग्नीज के भंडार स्थित हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।